फ्रेंड्स, आशा है आप लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं प्रभा परगाई डीपीएस हल्द्वानी लामाचौड़ से आज आपके लिए व्याकरण में विराम चिन्ह लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो बच्चों, इससे पहले भी मैं आपको व्याकरण में कई चीजें पढ़ा चुकी हूँ। तो आज का हमारा जो विषय है वह है विराम चिन्ह। आप पहली कक्षा से लेकर अब तक विराम चिन्हों का अध्ययन करते आए हैं। तो आज मैं आपको विराम चिन्ह के बारे में बताऊंगी। बच्चों, सबसे पहले हम जब किसी भी विषय को सीखते हैं तो उससे पहले हमको उसका अर्थ पता होना चाहिए। तो जब हमने विराम चिन्ह लिखा है, इस विराम का क्या अर्थ है? विराम का अर्थ होता है बच्चों रुकना। क्या होता है? रुकना। जब हम कहीं पर रुकते हैं या विराम या विश्राम करते हैं तो उसे विराम कहते हैं। तो जब हम बोलते हैं लिखते समय, उस विराम को दिखाने के लिए, जब हम बोल रहे हैं या लिखित भाषा में कोई चीज लिख रहे हैं तो हम अपने विराम यानी कि अपने रुकने को दिखाते हैं कि हम शब्दों को लिख रहे हैं, वाक्य को लिख रहे हैं, तो हम उस पर कुछ विराम लेते हैं, कुछ विश्राम या विराम लेते हैं। तो उस विराम को दिखाने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। उन्हीं चिन्हों से हमें पता चलता है कि हम यहाँ पर रुके हैं, हमने सेंटेंस में यहाँ पर हम रुके हैं। तो उन विराम चिन्हों के माध्यम से ही आपकी जो लिखित भाषा है वो और अधिक सुंदर और सरल हो जाती है। यानी कि पढ़ने वाला उससे आपके जो आप जिस वाक्य को या जिस चीज को समझाना चाह रहे हो उसको आसानी से समझ जाता है। तो विराम चिन्ह का यही अर्थ है, जब हम बोलते समय या लिखते समय अपने उस विराम को, अपने रुकने को दिखाते हैं, उस दिखाने को, उस रुके हुए को दिखाने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे विराम चिन्ह कहते हैं। तो बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखा है, सुंदर फूल कहाँ है? तो कहाँ है के बाद मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि प्रश्न पूछा है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह। पढ़ो मत, खेलो, तो इस तरह बोलो मत, लिखो। तो कुछ रुकने के लिए यानी विराम लेने के लिए हम कुछ ध्वनि चिन्हों का प्रयोग यहाँ पर करते हैं, जैसे पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक, कोष्टक, इस तरह की चीजों का, इस तरह के विराम चिन्हों का जब आप प्रयोग करते हैं तो वही विराम चिन्ह होते हैं। विराम चिन्ह की जो परिभाषा है वह है मौखिक व लिखित भाषा में अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाले विशिष्ट चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। यानी कि जब हम किसी चीज को लिखते हैं और अपने भाषा और अर्थ की अभिव्यक्ति करते हैं तो हम अपने उस रुकने को दिखाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वही विराम चिन्ह होते हैं। तो बच्चों, अब हम एक एक करके विराम चिन्हों को पढ़ेंगे। तो चलते हैं। पहला चिन्ह है अल्प विराम। पढ़ते अथवा बोलते समय बहुत थोड़ा रुकने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब हम बहुत थोड़ा सा रुकते हैं तो वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे सीता, सीता के बाद आप थोड़ा रुकेंगे, गीता और लक्ष्मी। यह सुंदर स्थल जो आप देख रहे हैं, फिर अल्प विराम। बापू की समाधि है, फिर पूर्ण विराम। हानि डैश लाभ, अल्प विराम। जीवन डैश मरण। अगला है अर्ध विराम। जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा कुछ ज़्यादा देर तक रुकना हो वहाँ अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऊपर से एक बिंदा लगता है और नीचे से अल्प विराम। तो इस तरह अर्ध विराम का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ थोड़ा ज़्यादा रुका जाता है, अल्प विराम से जहाँ थोड़ा सा ज़्यादा रुका जाता है। जैसे सूर्योदय हो गया, यहाँ पर हम थोड़ा ज़्यादा रुकेंगे, सूर्योदय हो गया। अंधकार न जाने कहाँ लुप्त हो गया। तो इस तरह हम अर्ध विराम का प्रयोग करेंगे। जहाँ पर हम थोड़ा ज़्यादा रुकते हैं वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। तीसरा है पूर्ण विराम। जहाँ वाक्य पूर्ण होता है वहाँ पूर्ण विराम का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जहाँ पर आपका वाक्य सेंटेंस पूरा हो जाता है वहाँ पर हम पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, यहाँ पर हमारा सेंटेंस, हमारा वाक्य पूरा हो गया तो पूर्ण विराम लगाएंगे। वह फूल तोड़ता है, तो इस तरह
जहाँ पर हमारा वाक्य पूरा हो जाता है वहाँ पर हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला है विस्मयादिबोधक चिन्ह। जहाँ पर विस्मय, हर्ष, घृणा आदि के भावों को दर्शाया जाता है वहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हाय वह बेचारा मारा गया, तो यहाँ पर हाय के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाए। वह तो अत्यंत सुशील था, अफसोस हो रहा है, तो यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाएंगे, बड़ा अफसोस है। तो यानी कि जहाँ पर हमें आश्चर्य होता है, विस्मय, हर्ष, शोक, तो वहाँ पर हम विस्मयादिबोधक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। पांचवा है प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि जहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है उनके अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे किधर चले, तो प्रश्नवाचक चिन्ह आया। तुम कहाँ रहते हो, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि जहाँ पर हम वाक्य में प्रश्न पूछते हैं वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। छठा है कोष्टक। इसका प्रयोग पद शब्द का अर्थ प्रकट करने हेतु क्रम, बोध और नाटक, एकांकी आदि अभिनय में व्यक्त किया जाता है। निरंतर लगातार व्यायाम करते रहने से देह, अब देह का अर्थ यहाँ पर शरीर से है, तो इसको हम कोष्टक में बन के स्वस्थ रहता है। तो इस तरह जहाँ पर हम अर्थ को प्रकट करते हैं वहाँ पर कोष्टक का चिन्ह लगाया जाता है। सातवां है निर्देशक चिन्ह। इसका प्रयोग विषय, विभाग संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे वाक्यों, वाक्यांशों, पदों के मध्य विचार अथवा भाव को विशिष्ट रूप से व्यक्त करने हेतु किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए जैसे के बाद उद्धरण के अंत में लेखक के नाम के पूर्व कथोपकथन के नाम के आगे किया जाता है। डैश का चिन्ह होता है निर्देशक चिन्ह, एक डैश का चिन्ह बना होता है। इस किसी शीर्षक के आगे, किसी वाक्यांश की पद के आगे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आठवां है उद्धरण चिन्ह। जब किसी अन्य की उक्ति को बिना किसी परिवर्तन के आप ज्यों का त्यों रखा जाता है तो वहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उद्धरण चिन्ह तो कोष्टक के अंदर लगाया जाता है। नेताजी ने कहा था, नेताजी ने जो कहा था हम उसको उसके अंदर कोई बिना परिवर्तन के लिखेंगे तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। नेताजी ने जैसा कहा था वैसा ही यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। रामचरितमानस तुलसी का अमर काव्य ग्रंथ है। नवा है आदेश चिन्ह। किसी विषय को क्रम से लिखना हो तो विषय क्रम व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सर्वनाम के प्रमुख 6 भेद हैं, 5 भेद हैं, हम लिखते हैं तो इसके लिए हमको आदेश चिन्ह का प्रयोग, एक डैश और 2 बिंदु, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, तो इस प्रकार हम आदेश चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। 10वां है योजक चिन्ह। समस्त किए हुए शब्दों में जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे योजक चिन्ह कहा जाता है। जैसे माता, पिता, तो इनके बीच में आप योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। दाल, भात, शब्द जो मिलते जुलते होते हैं, सुख, दुख, पाप, पुण्य, तो समस्त किए गए पदों में जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे योजक चिन्ह कहते हैं। जैसे माता पिता, द्वंद्व समास, हम यहाँ पर योजक चिन्ह का ही प्रयोग करते हैं। दाल, भात, सुख, दुख, ये सब द्वंद्व समास के उदाहरण हैं, तो इनके बीच में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। 11वां है लाघव चिन्ह। किसी बड़े शब्दों को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का प्रथम अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं। यानी कि जब कोई बड़ा शब्द हम लिख रहे होते हैं, हमको उसको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, हम उसको एक संक्षिप्त रूप में लिख देते हैं, तो उसमें शून्य लगा देते हैं। जैसे पंडित, डॉक्टर के आगे हम डॉक्टर में बिंदा लगा देते हैं। प्रोफेसर लिखते हैं तो प्रो करके बिंदा लगा देते हैं। तो इस प्रकार लाघव चिन्हों का प्रयोग हम बड़े शब्दों को छोटे रूप में लिखने के लिए करते हैं। जैसे हम डॉक्टर के आगे डा लगा देते हैं, प्रोफेसर के आगे प्रो लगा देते हैं। तो इस तरह हम लाघव चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, हमने
इस वीडियो में विराम चिन्हों का अध्ययन किया। विराम चिन्ह क्या हैं? विराम का अर्थ होता है कि रुकना या ठहरना, अथवा अपने लेखन में जब हम रुकते हैं तो उस रुकने में जब हम विराम लेते हैं तो उस विराम को हम विराम चिन्हों के द्वारा ही प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।